हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जलवा। तो गाइज, मैथ का जलवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स के ऊपर। क्लास +2 का एनसीईआरटी मैथ करवा रहा हूँ। जो आप बच्चे सीबीएसई बोर्ड में है या किसी भी बोर्ड में है जहां आपका एनसीईआरटी है, ठीक है। प्लस में इसका बेनिफिट ये भी है कि अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों को पता ही है कि एनडीए के अंदर और एयरफोर्स के अंदर एनसीईआरटी का ही सिलेबस आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कि एनडीए और एयरफोर्स या आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए ये करवा रहा हूँ। और साथ ही साथ आप +2 की क्लास के अंदर है तो आपका वो हो जाएगा। तो यहाँ हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स पे, जिसपे एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप मेरे को अब तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं आप। वहां जो है हमारा एनडीए का, एयरफोर्स का, आईआईटी जेईई का, +2 क्लास बोर्ड का या +1 का, सीबीएसई बोर्ड का, किसी भी सब्जेक्ट का आप हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स भी है और फ्री कोर्स भी है, दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां मेरी हर क्लास का लिंक आपको मिलेगा। ओके, तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और यार, जब अगर ये आप क्लास देख रहे हो तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि यार जब आप क्लास में आते हैं तो सबसे पहला एक काम तो जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा यार। इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं यार, जय हिंद कमेंट तो जरूर कर सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चलो, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को भी हम यहाँ सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं गाइज? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर रो तो आपके पास 4 है। एक रो है R1, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो हो गई, और ये हमारी फोर्थ रो हो गई। लेकिन अगर कॉलम की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है C1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 4 क्रॉस 1। 4 रो है और 1 क्या है? इसमें कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? 4 क्रॉस 1। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इन जनरल अगर मैं जनरल बात करूं तो ए जो एक मैट्रिक्स होगी, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, अगर वो कॉलम मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस 1 होगा। m मतलब रो तो कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट टाइप आपका आता है रो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है वो कॉलम थी, ये रो मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक मैट्रिक्स सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं गाइज? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बी एग्जाम्पल मैंने यहां लिया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो है, और एक रो है गाइज, और कॉलम कितने हैं? C1, C2, C3 एंड C4। 4 कॉलम है, इज ए रो मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 4। तो रो मैट्रिक्स 1 क्रॉस 4 ऑर्डर, ठीक है। और जनरल अगर हम बात करें तो रो तो 1 रहेगा, तो 1 क्रॉस n। n मतलब कितने भी कॉलम आपके इसके अंदर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मैं लिख लेता हूं 1, 2, 3। तो ये भी क्या है? 1 क्रॉस 3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर C1, C2, C3 3 कॉलम आ गए और एक रो है। बस सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, अगर कोई डेफिनेशन में डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मेरे को पता चल जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसको समझा दूंगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जब आपके नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या हो? सेम हो। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अगर उसके अंदर 3 रो है तो 3 ही कॉलम होने चाहिए, 4 रो है तो 4 ही कॉलम होने चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। डेफिनेशन भी देख लो, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है तो उसके अंदर वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? जब m और n दोनों आपके इक्वल होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है
तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब m और n आपके दो क्या हो, इक्वल। m किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है, n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है, एंड इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, उसको आप ऑर्डर n भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है, इसके अंदर रो कितनी है, रो 3 रो है, देख लीजिए 3 रो है इसके अंदर, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। कॉलम्स भी इसके अंदर 3 है, एक फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो 3 रो है और 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3, और इसको आप जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ऑर्डर 4 बोला गया है, अगर मैं बोलता हूं कि एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 4 की, इसका मतलब ऑर्डर 4 का मतलब है एक 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है वो। ठीक है, इन जनरली एक मैट्रिक्स है सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, क्योंकि वहां जितने रो और कॉलम दोनों सेम रहते हैं, इसलिए उसको डायरेक्ट आप ऑर्डर m भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को सबसे पहली चीज तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। कंडीशन ये है कि इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सारे के सारे जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 की, देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का मतलब होता है 1 1 1 2 2 3 3 4 4। ये जो एलिमेंट्स हैं वो आपके नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। देख लो ये 1 1 है, ये 2 2 है, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। देखो ये जो ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो आपके नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। जैसे ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, देख लो ये आपके डायगोनल है, डायगोनल सारा का सारा नॉन जीरो डायगोनल है, बाकी सारे एलिमेंट के आपके जीरो एलिमेंट है, तो ये क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, सिंपल सी चीज थी, आपको पता चल गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके अंदर डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हो जाए। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए मतलब। नेक्स्ट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ऐसे भी डायगोनल ले लेते हैं, ऐसे डायगोनल नहीं लेना, आपको बता रहा हूं, डायगोनल ऐसे नहीं लेना। डायगोनल सिर्फ ये होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ये वाला डायगोनल। ठीक है, मतलब जहां 1 1 एलिमेंट, 2 2 एलिमेंट और 3 3 एलिमेंट, 4 4 एलिमेंट, 5 5 एलिमेंट, जनरल सब कुछ ऑन, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है उस पर डिपेंड करता है वो। तो नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर उसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल देख लो, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के, और सारे के सारे इक्वल है, √3 √3 √3। जैसे ये एग्जांपल देखो, -1 -1, तो इसका मतलब ये होगा कि स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं कब, अगर उसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है गाइस, समझ में आ गई ये चीज, सिंपल है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लो यार, जैसे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लो, तो स्केलर होगी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ये देख लो, क्योंकि 2 2 2 क्या है, सेम है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है कब, उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, अगर 1 हो। फॉर एक देख सकते हैं, जैसे 1 क्रॉस 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, 1 1 1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हैं। तो ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अगर 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है मतलब 1 0 0 1। अगर 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इसको जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, I2 का मतलब है 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I3 का मतलब है 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैं लिखूं I4 का मतलब है कि 4 क्रॉस 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये देखो। ठीक है, तो ये सिंपली आपको पता चल गया होगा। एक चीज देखो यहाँ, ये देखो, वी ऑब्जर्व दैट द स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इज इक्वल टू 1, मतलब उसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो जाएं, सारे के सारे 1 हो जाएं। ठीक है, बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली स्केलर मैट्रिक्स। याद रखना, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी नहीं होती, सिर्फ एक ही केस में होती है जब वो उसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो, लेकिन हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो स्केलर मैट्रिक्स होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये लाइन, कि हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स भी होती है और हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लो, याद रखना, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होती है और डायगोनल भी होती है, लेकिन इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इनका कन्वर्स ट्रू तभी होता है जब उसके एलिमेंट 1 1 हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जीरो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है भाई, जीरो मैट्रिक्स, इसमें कोई ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन सारे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं गाइस, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2x2 की हो सकती है, 2x3 की हो सकती है, 3x2 की हो सकती है, 5x1 की हो सकती है। कंडीशन ये है कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ऑर्डर चाहे उसका कुछ भी हो, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स, और इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। एंड वी यहां देखो, जीरो मैट्रिक्स को कैपिटल जीरो से डिनोट कर सकते हैं या ओ से डिनोट कर लेते हैं। एंड इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फॉर्म ऑफ द कंटेक्स्ट, मतलब डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स जो है वो किस ऑर्डर की है। ऑर्डर जो है इसमें कोई मायने नहीं रखता, जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है गाइस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके अंदर चलते हैं, वो कैसे चलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। तो हमने यहाँ सारे टाइप्स कर लिए गाइस। पहले मैंने करवाया कॉलम मैट्रिक्स, फिर करवाया रो मैट्रिक्स, फिर करवाया स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमने डायगोनल मैट्रिक्स किया, स्केलर मैट्रिक्स किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किया और जीरो मैट्रिक्स किया। अगर आप लोगों को इन किसी भी डेफिनेशन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्लास +2 के अंदर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इस डेफिनेशन से रिलेटेड। कि इसके एग्जांपल भी आप लोगों को करवाऊंगा। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। सबसे पहली कंडीशन कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, याद रखना, दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो मैट्रिक्स क्या रहेंगी, इक्वल हो सकती हैं। दूसरी कंडीशन कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ये सिंपल सी बात जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि ये क्लास, ये कौन सी क्लास है, क्लास ए है भाई। ये कौन सी क्लास है, ये क्लास बी है भाई। इस क्लास का A11 रोल नंबर अगर इस क्लास के B11 रोल नंबर के बराबर है, इस क्लास का 12 रोल नंबर किसके बराबर, इस क्लास के 12 रोल नंबर के बराबर है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, आपकी इक्वल मैट्रिक्स होगी। क्लियर है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ही यही है कि ए मैट्रिक्स का 1 1 एलिमेंट बी मैट्रिक्स के 1 1 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, 1 2 एलिमेंट 1 2 के इक्वल होना चाहिए, 1 3 एलिमेंट 1 3 के, कोई भी एलिमेंट ले लो। अगर 3 2 की बात करूं तो ए मैट्रिक्स का 3 2 एलिमेंट बी मैट्रिक्स के 3 2 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर इक्वल है तो आपका वो मैट्रिक्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगे। याद रखना, ईच एलिमेंट इसने बोला है, ईच एलिमेंट का मतलब है कि हर एलिमेंट आपका इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो दो मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी उस केस में, इक्वल हो जाएंगे। तो सिंपल है, दो ही कंडीशन है कि एक तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, दूसरी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 है एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का, कि आपको दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल दे रखी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड। आपको पता है दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ये भी 3 क्रॉस 3 की है, ये भी 3 क्रॉस 3 की है। दूसरा, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, मतलब ये 1 1 एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, इस 1 1 एलिमेंट के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यहां से x की वैल्यू क्या है, -3, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन गाइस, तो x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपको पता है 1 2 एलिमेंट है, ये 1 2 एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स के 1 2 एलिमेंट के इक्वल। तो यहां से z की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली आपको पता है ये 1 3 एलिमेंट है, 1 3 एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स के 1 3 एलिमेंट के इक्वल होगा। 3y - 2, ये 2y इधर चला जाएगा और ये माइनस का 2 इधर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ 3y माइनस में 2y इज इक्वल टू,
ये उधर चला जाएगा तो ये 2 प्लस का हो जाएगा माइनस में 7, तो y की वैल्यू माइनस का 5 आ जाएगी। सिमिलरली मैं a की वैल्यू निकालूंगा, देखो -6 किसके इक्वल आएगा, -6 के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से a -1 जो है वो किसके इक्वल होगा भाई, -3 के इक्वल, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यहां से a की वैल्यू -2 आ जाएगी। सिमिलरली आप देखो b वाले को कंपेयर कर लो, ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू, c की वैल्यू आ जाएगी, 0 को किसके इक्वल पुट करो, इसके इक्वल पुट करो, c की वैल्यू आ जाएगी। तो x y z a b c आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दो मैट्रिक्स इक्वल हमें गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो आपको पता ही है इक्वल वाली कंडीशन की मैंने डेफिनेशन यहां अप्लाई कर दी। क्लियर गाइस? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5th, फाइंड ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इन दो इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, ए बी सी डी निकालना है गाइस, ठीक है। तो वही सेम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन। आपको पता है कि कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब फर्स्ट 1 1 एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल होगा गाइस, 1 1 के इक्वल होगा, मतलब 4 के इक्वल होगा। सेकंड a माइनस में 2b जो है वो किसके इक्वल होगा, -3 के इक्वल होगा। दो इक्वेशन आई, एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकता हूं। आप सभी को पता है एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फर्स्ट में से माइनस कर दो, या फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन जो भी रिजल्ट आए एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 4a प्लस में 2b इज इक्वल टू 8, और नीचे वाली इन दोनों को अब ऐड कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड करो तो ये क्या आएगा, 4a प्लस में a 5a। आपको पता है ये प्लस का 2b, ये माइनस का 2b कैंसल, इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 माइनस में 3। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 1। और ये a की वैल्यू 1 किस में पुट कर दो, आप इसमें पुट कर दो या इसमें, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहां से c और d में दो इक्वेशन आएगी, क्या इक्वेशन आएगी, एक आएगी 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, दूसरी इक्वेशन आएगी 4c प्लस में 3d इज इक्वल टू 24। एलिमिनेशन मेथड से c और d की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से कंपेयर करके मैं c और d भी निकाल लूंगा गाइस, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस टाइप से आप लोग जो है कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल, डाउट रह जाए तो प्लीज बार बार बोल रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करते हैं गाइस, एनसीईआरटी का। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ए मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए दे रखी है, राइट सबसे पहला इसने पूछा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देख लो इसमें कितनी रो है भाई, 3 रो है, कॉलम कितने हैं 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4, ठीक है। तो पहले का आंसर सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का आंसर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 4, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट बोला द नंबर ऑफ एलिमेंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल होता है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होता है, जो ऑर्डर आया उसकी प्रोडक्ट कर दो। 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 12 रह जाएंगे, काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इसमें एलिमेंट है, ठीक है। तीसरा इसने बोला राइट द एलिमेंट 1 3, 1 3 रोल नंबर कौन सा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट 19 1 3, ठीक है। उसके बाद इसने बोला 2 1, मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो ये रहा 35। सिमिलरली 3 3 एलिमेंट, 3 3 एलिमेंट मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम ये वाला एलिमेंट। 2 4 मतलब सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट ये रहा। 2 3 मतलब सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट ये रहा, ठीक है। सारे एलिमेंट लिख लोगे, ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट 24 एलिमेंट,
देन व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने उसके क्या हो एलिमेंट्स हो उनका फैक्टर कर दो। तो आप लिखो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स आर 24 के फैक्टर। आपको पता है कि 1 क्रॉस 24 करूंगा तब भी 24 आएगा, 2 क्रॉस 12 करूंगा तब भी 24 आएगा, 3 क्रॉस 8 करेंगे 24 आएगा, 4 क्रॉस 6 करेंगे 24 आएगा। उसके बाद इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, 6 क्रॉस 4 करेंगे, फिर 8 क्रॉस 3 करेंगे, फिर 12 क्रॉस 2 करेंगे और फिर 24 क्रॉस 1 करेंगे। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर आ गए। जितने देख लो सभी की प्रोडक्ट 24 है, तो ये पॉसिबल ऑर्डर आ गए। सेकंड ये कहता है कि इफ इट कैन बी 13 एलिमेंट, ये कहता है कि नाउ इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स देन इट्स पॉसिबल ऑर्डर। तो उस केस में इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होता है, आप देख लो किस किस की प्रोडक्ट 13 होती है भाई। 1 क्रॉस 13 की प्रोडक्ट 13 होती है, दूसरा 13 क्रॉस 1 की प्रोडक्ट 13 होती है। तो उस केस में सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर है, 2 ही पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स में बता सकता हूं। ठीक है, ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी कल की क्लास में बता चुका था, लेक्चर नंबर 1 में ये चीज हम कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेम क्वेश्चन आ गया गाइस, तो इसको आप क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे। आप अगर फिर भी डाउट रहे तो प्लीज आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो ये आप लोगों के लिए क्या है भाई, होमवर्क है। आप लोग खुद से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला पार्ट करते हैं। मैंने ये चीज भी आप लोगों को कल बताई थी। ये कहता है कि कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप सपोज कर लो एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 की मतलब 2 रो होनी चाहिए, 2 ही कॉलम। तो क्या आएगा, A11 12 21 और 22। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जनरली हम कंसीडर कर ली, ये रहेगी। ठीक है, ठीक है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन। अब एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन इसने दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट करवाऊंगा, बाकी सारे पार्ट आपको खुद से करने हैं। सबसे पहले हमें निकालना है 1 1। आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट आई को डिनोट करता है, सेकंड एलिमेंट जे को डिनोट करता है। 1 1, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, पुट कर दो। 1 + 1 ये आएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये आएगा 4 डिवाइड बाय 2, क्या आ जाएगा 2। फर्स्ट एलिमेंट 1 1 आ गया। सिमिलरली 1 2, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, पुट कर दो। तो ये आएगा 1 + में 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 9/2। सिमिलरली 2 1, आई की वैल्यू 1 है, 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये आएगा 9/2। सिमिलरली 2 2, आई की वैल्यू भी 2 है, जे की वैल्यू भी 2 है, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 8। तो ये मेरे पास एलिमेंट यहाँ लिख दो ए के अंदर। 1 1 एलिमेंट क्या आया था 2, 1 2 एलिमेंट क्या आया था 9/2, और फिर 2 1 एलिमेंट भी 9/2 और 2 2 एलिमेंट आया 8। तो ये मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई, जिसके एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या था, ये था। सिमिलरली आप ये निकालोगे, सेम इसी टाइप से। आई और जे की वैल्यू हमें गिवन है, पहले 1 1 फिर 1 2 फिर 2 1 2 2। क्लियर है गाइस? तो इन दोनों का आप लोगों के लिए होमवर्क है, सेम ही डिटो क्वेश्चन है। आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। फिर भी अगर डाउट रहे तो वही चीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का आ गया, लेकिन यहां क्या करना था, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स कंसीडर करनी है, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की। तो कर लो भाई, 3 रो होने चाहिए, 4 कॉलम होने चाहिए। तो 1 1 1 1 2 1 3 और 1 4, क्योंकि 4 कॉलम तभी बनेंगे ना जब तक 4 तक जाऊंगा। तो फर्स्ट रो मतलब 1 1 1 किसको डिनोट करता है, फर्स्ट रो को, और 1 2 3 4 कॉलम को। सेकेंड आएगा 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। नेक्स्ट आएगा 3 1 3 2 एंड 3 3, और ये हो गया 3 4। ठीक है, तो ये देखो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। 3 रो बना दिए, 4 कॉलम। अब सेम वही चीज हो गई। फर्स्ट पार्ट आई और जे के बीच में 1 1 एलिमेंट निकालना है। तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, 1/2, आई की वैल्यू 1 पुट किया, माइनस का 3 प्लस का 1। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, 2/2 आएगा, 1 आ गया। सिमिलरली 1 2 निकालना है गाइस, 1 2 निकालेंगे, 1/2,
आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जे की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो माइनस का 3 प्लस का 2, तो आंसर आएगा 1/2 प्लस पॉजिटिव आएगा। 1 3 निकाल लेंगे, आई की वैल्यू 1 पुट करनी है और जे की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो 0 आंसर आया। 1 4 एलिमेंट निकालेंगे, आई की वैल्यू 1 पुट करनी है और जे की वैल्यू 4 पुट करनी है, 1/2 आंसर आया। तो देख लो फर्स्ट रो आ गई, फर्स्ट रो आ गई। सिमिलरली आप सेकंड रो निकालेंगे एंड सिमिलरली आप थर्ड रो निकालेंगे। तो जो जो एलिमेंट निकालना है, जैसे मेरे को 3 4 एलिमेंट निकालना है, तो आई की वैल्यू 3 पुट करनी है, जे की वैल्यू 4 पुट करनी है इसमें, तो 1/2 आई की वैल्यू 3 पुट करोगे, माइनस का 9, जे की वैल्यू 4 पुट करनी है, तो ये आ जाएगा 5/2, क्योंकि मॉडुलस है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। सारे एलिमेंट निकालो, इस मैट्रिक्स ए में पुट करो, आपकी मैट्रिक्स ए आ जाएगी। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, तो आप लोग आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हो गया जो कि अभी अभी हम करके हटे हैं, इक्विलिटी वाली कंडीशन है ना। देखो पहला पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन में से निकालना है सबसे पहला पार्ट। देखो सॉल्यूशन इसका करते हैं, एक एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। दो मैट्रिक्स है, इक्वल कब होती है? जब इसके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। आपको पता है कि 4 किसके इक्वल होगा? y के, तो y की वैल्यू 4 आ गई। आपको पता है कि ये 1 2 एलिमेंट किसके इक्वल होगा? इस मैट्रिक्स के 1 2 के एलिमेंट, z की वैल्यू 3 आ गई। आपको पता है कि ये 2 1 एलिमेंट किसके इक्वल होगा? इस 2 1 एलिमेंट के इक्वल, तो x की वैल्यू 1 आ गई। सेकेंड पार्ट देखो, सेम इसी टाइप से आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल आता है? फर्स्ट के इक्वल है, तो x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल आ गया? 6 के। आपको पता है कि सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है, तो थर्ड एलिमेंट किसके इक्वल होगा? थर्ड के एलिमेंट के इक्वल होता है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू आ गया 5, तो z की वैल्यू आ गई 0। तो x इंटू वाई प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई? 8 के इक्वल आ गई। अब इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कैसे सोल्व करना है आपको पता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दी हुई है, तो आपने 10th क्लास में किया होगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब 6 इंटू एक्स, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब 8 इज इक्वल टू 0। बस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फैक्टर कर लो, ऐड करने पर माइनस का 6 आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पर 8 आना चाहिए। ठीक है, ऐड करने पर माइनस का 6 आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पर 8, तो x माइनस 4 और x माइनस 2, तो यहां से x की वैल्यू 4 और 2 आ गई। तो एक x है और एक दूसरा क्या है? y, तो आप x को 4 ले लो और y को 2, तो ये आंसर आ गया। ठीक है ना, सिंपल था, तो x भी आ गया, y भी। नेक्स्ट सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को करोगे, पहले x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 दे रखी है, x प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है, y प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है, तीनों को सोल्व करके आप इजिली x y z निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप मेरे को खुद से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 का x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, ये चीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सेम क्वेश्चन आ गया, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, कंपेयर करके निकालेंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, a माइनस बी किसके इक्वल आएगा? -1 के। ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, मतलब a प्लस 2c किसके इक्वल आएगा? 5 के। ये एलिमेंट 0 के इक्वल होगा, तो मतलब यहां से 2a माइनस बी किसके इक्वल आएगा? 0 के। और ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा? 2c प्लस d किसके इक्वल आएगा? 13 के। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, दोनों फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सोल्व करेंगे? ये फर्स्ट इक्वेशन मानो, ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो 2a में से जब a को माइनस करेंगे तो a बचेगा, b में से जब माइनस b करेंगे तो 0 आएगा, इज इक्वल टू 0 में से जब माइनस का 1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई है। ये a की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो c की वैल्यू आ जाएगी। ये a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी, और c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो a b c d सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक दो ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था कि अगर a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स a है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जब m और n दोनों क्या हो? इक्वल हो। ये डेफिनेशन हमने की थी, तो c आंसर हो गया।
ये अभी अभी कंपेयर करके निकाल सकते हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, पहले इन दोनों को कंपेयर करो। तो यहाँ से 3x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई माइनस का 7/3, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। इनमें से किसी ऑप्शन में नहीं है, तो बी ही आंसर होगा। ठीक है ना। y की वैल्यू आ जाएगी 7, लेकिन आपको यहाँ पुट करके देखना है, यहाँ पुट करना y की वैल्यू 7, 8 आंसर आता है। यहाँ x की वैल्यू पुट करना, क्या आंसर आता है? यहाँ x की वैल्यू पुट करना, क्या आंसर आता है इस रिजल्ट में? दूसरा रिजल्ट ये भी तो है कि 2 माइनस में 3x इज इक्वल टू 4। यहां से तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 2/3, और इसको जब कंपेयर किया 0 के साथ तो x की वैल्यू माइनस का 7/3, और इससे ये दो वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए बी आंसर आएगा। नॉट पॉसिबल टू फाइंड, हम फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 2। हर एंट्री जो है वो 0 और 2 होनी चाहिए, मतलब टोटल कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है 3x3 की, जिसकी हर एंट्री 0 और 1 होनी चाहिए। तो दो ही एलिमेंट गिवन है, एक तो 0 एलिमेंट गिवन है, एक 1। कितने एलिमेंट गिवन है? 2, तो 2 की पावर 3x3 कितना 9, तो 2 की पावर 9 500 बार आ गया, तो डी आंसर आ गया। बस सिंपल है, ये तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। ओके गाइस, तो ये हमारी हो गई है एक्सरसाइज 3.1, और इसी के साथ मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी करवा दिया। अब आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज, और उससे पहले उसकी डेफिनेशन। तो आप में से जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जो भी आप सोशल मीडिया पर कहीं भी अपने साथ शेयर कर सकते हैं। और यार प्लीज यार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। प्लस में आप लोग मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और जिसपे आप मेरा ये रेफरल कोड का यूज करके कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा गाइस। ठीक है, 10% क्या मिलेगा, जिससे आपको डिस्काउंट। तो आप वहां हमारा एनडीए का, IIT जेई का कम से कम फीस में, बहुत ही कम फीस के अंदर ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको परचेज करना है तो इस नंबर पे मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जहां मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।